सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इलेक्शन के फौरी बाद ही ऑपोजिशन की तमाम जमातें, चाहे वो जमातें जो इलेक्शन जीती या वो जमातें जो इलेक्शन हारी, दोनों जमातों ने हुकूमत के खिलाफ एक अलायंस बनाया। मैं चाहूँगा ज़रा सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाएं जो ऑपोजिशन के अलायंस की मुख्तलिफ औकात पे होने वाली मुलाकातों पर मुश्तमिल तस्वीर हैं। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी हुई इलेक्शन के फौरी बाद। ये पहली तस्वीर जो है इसमें वो तमाम जमातें मौजूद हैं जो इलेक्शन नहीं जीत सकी या बहुत कम सीटें हासिल की जिन्होंने, या जो हुकूमती इत्तेहाद में नहीं आ सकी और वो अपोजिशन के इत्तेहाद में चली गई। सबसे पहली जो शिकायत अपोजिशन को थी वो ये कि हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ और कुछ नादीदा कुव्वतों का एक नेक्सस था जिन्होंने मिलकर इलेक्शन जितवाया तहरीक इंसाफ को और इन सब को शिकस्त से दो चार किया। उसके बाद फिर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, हुकूमत की पॉलिसीज के इश्यूज हैं, उसके ऊपर भी ऑपोजिशन ने अपने इसी अलायंस की मदद से अपनी सियासत को जारी रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब मुसलसल ये कहते रहे कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे और इस हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा आपको दिखाएं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब की अब से कुछ महीनों पहले तक क्या राय थी। इनफ इज इनफ, हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कोई ना कोई अमल तय कर लेंगे जिससे मैं इसको कप्तान को घर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। हर चीज़ मौसम पे होती है। मौसम रमज़ान में, उसके बाद मुहर्रम में, तो मौसम पे डिपेंड करती है। वॉर, स्ट्राइक, फाइट, ऑल इज वेदर। अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। और जर्नलिस्टों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने भी हमें इज्जत बख्शी है। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज़्यादा हैं, आपको उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ कंधा लगाएं, इस हुकूमत को गिराने के लिए हम आपके साथ कंधा लगाते हैं। आज हम इस हुकूमत के खिलाफ बाकायदा अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। बगावत, इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ, बगावत सेलेक्टेड के खिलाफ और बगावत सेलेक्टर्स के खिलाफ। अगर सिंध के अवाम ने, अगर बलोचिस्तान की अवाम ने, अगर जनूबी पंजाब के अवाम ने, अगर पंजाब के अवाम ने, अगर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपनी इंसानी हकूक की पासदारी के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा हो। बगावत करनी थी इस निज़ाम से, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना थी और इमरान खान के इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील ठोकना था। ये सब बिलावल साहब और जरदारी साहब की राय थी और मौलाना फजल रहमान साहब क़यादत कर रहे थे अपोजिशन के इस अलायंस की। अब अचानक सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद आना चाहते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब, उनकी आज क्या राय है, दिखाएं सर। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का एहतजाज है इस्लामाबाद में, हम समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो इनिशिएटिव है खुद लिया था, पहले ऐलान खुद किया था। मौलाना फजल रहमान के जो इश्यूज है जो वो उठा रहे हैं वो वी सपोर्ट हैं, वी प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर हिज इनिशिएटिव। तो मौलाना साहब जा रहा है इस्लामाबाद, हम भी उनको मॉरल सपोर्ट देते। इतने सख्त गिर बिलावल भुट्टो साहब और इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में इतने सख्त नज़रियात या सोच रखने वाले आज मौलाना फजल रहमान को तन्हा
इस्लामाबाद भेजने पर आमादा है। इसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी रिट्रीट कर रहे हैं क्योंकि आसिफ अली जरदारी उनके वालिद और उनकी फुफ्फो यानी फरियाल तालपुर साहबा के ऊपर इस वक्त एक मुश्किल वक्त है और बहुत सारे लोग जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल के अंदर उनके खिलाफ यानी इस पूरे स्कैंडल के मरकजी किरदारों के खिलाफ या प्ली बार्गेन कर रहे हैं या वादा मुआफ गवाह बन रहे हैं। तो क्या ये वजह है या अब बिलावल साहब की कोई नई उसूली सियासत सामने आ रही है? मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सूबाई वज़ीर सेहत, हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से। जाम इकरामुल्लाह धरेजो साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर हैं इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के, हमारे साथ हैं कराची से। आपका बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, ऑनरेबल मेंबर रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। जाम इकरामुल्लाह धरेजो साहब, आप इसे आगाज़ करता हूँ। इतने सख्त लहजा बिलावल साहब का, जरदारी साहब का, ये अचानक इतनी नरमी क्यों आ गई? यानी मौलाना साहब को पहले खुद पुश कर रहे थे कि मौलाना साहब आए इस्लामाबाद में, अब मौलाना साहब आ रहे हैं तो ये पीछे हट गए। नहीं, देखिए, ये पीछे हटने की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से ही मौक़िफ़ ये था कि अगर जो भी डिसीजन हुआ वो जॉइंट होगा। तो ये मौलाना साहब ने उनकी पार्टी का फ़ैसला है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स जब भी जॉइंट फ़ैसला हुआ जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल होगी, सारी अपोजिशन पार्टियाँ होंगी, तो उसमें ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों के साथ मिलकर धरना भी देगी और लॉन्ग मार्च भी करेगी। हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम इस हुकूमत को सियासी यतीम ना होने दें, क्योंकि ये हम समझते हैं कि हुकूमत अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार रही है। ये अपनी आप देखेंगे कि कुछ अरसे में आपको सुनने में आएगा कि ये हुकूमत इस मुल्क में नहीं होगी। आप जिस तरह देख रहे हैं कि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान इन्होंने बर्पा कर दिया है, आप देख रहे हैं कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी का जीना महाल हो गया है, लोग खुदकशियां करने पे मजबूर हैं। इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि हुकूमत को हमें सियासी यतीम। जाम साहब, आप यहीं से शुरू कीजिएगा, लेकिन आपने कहा कि कुछ अरसे के बाद हुकूमत नहीं होगी। अब हुकूमत को ख़त्म करने के कुछ आईनी या गैर आईनी तरीके होते हैं। अगर हम आईनी तरीकों की बात करें तो उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, लीडर ऑफ द हाउस चेंज हो जाए, तो वो भी अगर कामयाब नहीं होती उस तरह से तो वो तहरीक इंसाफ में से कोई आ सकता है, या अपोजिशन इतने नंबर शो करे कि अपोजिशन का अलायंस जो है वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव लेकर आए। इसके अलावा और कौन सा ऐसा आईनी तरीका हो सकता है कि हुकूमत तब्दील हो जाए? देखें, ये हुकूमत अपने जो इनके इक़दाम है उनसे ही गिर जाएगी। इनकी एफिशिएंसी देखें, आज जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने मुझे एक काम बताएं जो अवाम के मुफाद में किया हो, सवाए महंगाई, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी, हर चीज़ महंगी। और इन्होंने अगर दिया है इस कौम को तो यू टर्न दिया है, हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न। ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। एक रात आप ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, दूसरे दिन वापस कर रहे हैं। क्या ऐसे कैबिनेट फैसले करते हैं? क्या ऐसे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देते हैं प्रेसिडेंट को कि आप एक दिन अपना ऑर्डिनेंस निकालें, दूसरे दिन वापस ले लें? मैं समझता हूँ इस हुकूमत को चाहिए कि ये खुद ही इलेक्शंस कॉल कर दें। जिस तरह हालात जा रहे हैं और जिस तरह इकोनॉमी का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत एक साल भी निकाल पाएगी। राइट डॉक्टर साहिबा, ऑपोजिशन की का जो वो पावर शो था जो हमें नज़र आया तकरीबन शुरू के 8-10 महीने, अब वो पिछले 2-3 महीनों से उस तरह नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आप लोगों की कारकर्दगी का कमाल है माशाल्लाह, या अपोजिशन को आपने कोई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई है? क्या वजह क्या नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है मीर अब्बास, आपके पहले भी मैं प्रोग्राम्स में आती रही हूँ और जब भी आपने कभी ये बात मुझसे पूछी कि आप कुछ परेशान हैं इनकी ये जो गीदड़ भभकियाँ हैं, तो मैंने तब भी आपसे कहा था कि हमें तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। वजह यह है कि मकसद ये लोग ना, इनमें इतनी हिम्मत है कि ये कोई जलसा जलूस करे, ना इनमें यह है कि भाई हम निकलें, एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ के बंदूक चला रहे होते हैं। सबसे बड़ी ये बात है, इनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे हुए हैं। इस वक्त वो नैब जो इन्होंने ख़ुद बनाई, उस नैब ने नवाज शरीफ को भी अंदर किया हुआ है, शहबाज शरीफ को भी अंदर किया हुआ है, हमजा शरीफ को भी अंदर किया हुआ है। उसी नैब ने अब इस वक्त फरियाल तालपुर को भी अंदर किया हुआ है और जरदारी साहब को भी अंदर किया हुआ है। अब मकसद ये, हमने तो ये नैब बनाई नहीं थी और ना ही हमने इन पर केस बनाए थे। ये सारे तो इनके वक्त से ही चले आ रहे हैं और अब ये जो इनके लीडरान हैं जो अंदर हैं,
लोगों को आपका ख्याल है समझ नहीं आती कि अगर ये कोई जलसा जुलूस करना चाहते हैं तो किसकी खातिर करना चाहते हैं। अगर आप असेंबली में जाएं तो हर असेंबली के अंदर बजाय ये कि आप आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, टॉक शोज़ पे आके बातें करते हैं। ये वहाँ जब असेंबली में होते हैं तो एक गर्दान होती है इनकी प्रोडक्शन ऑर्डर, जो कि हमें समझ नहीं आती कि भाई ऐसा कौन सा आसमान गिर पड़ा है कि अभी वो तशरीफ़ ना लाएं। आज जरदारी साहब असेंबली के अंदर, तो शायद असेंबली का सारा काम रुक जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि लोगों को आप कुछ अरसे के लिए तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मुसलसल तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इंश्योर कर रहे हैं कि इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो। किसी ऐसे अदारे में इंटरफेयर नहीं कर रहे जो करप्शन के खात्मे के पीछे लगी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि क्यों नहीं अच्छे काम कर रहे। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो सोशल सर्विसेज हैं सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब की उसके ऊपर कंसंट्रेशन है। अगर हम पंजाब की बात करें तो मेरा ख्याल है हेल्थ के शोबे में इस वक्त जितना काम हो रहा है वो शायद इससे अच्छा, डॉक्टर साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन। डॉक्टर साहब देखें, आपने कहा कि जी इस ऑपोजिशन में इतना दमखम नहीं है कि ये इस हुकूमत को टॉपल कर सके। देखिए, ऑपोजिशन के अंदर हो सकता है इनके अंदर भी कुछ इख्तलाफात हों, किसी एक पॉइंट में इनका कंसेंसस ना हो पा रहा हो, लेकिन आपकी हुकूमत की अगर बात करें तो पुलिस के ऊपर जो पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है पूरी पंजाब गवर्नमेंट, एक नेम एंड शेम की सिचुएशन है। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में BRT नहीं बन पा रही, तो आपकी कारकर्दगी भी कोई इतनी शानदार कारकर्दगी तो नहीं है डॉक्टर साहब, है ना, कि आप ऑपोजिशन आपकी कारकर्दगी से सही सहम के डर के भागी है। मेरा ख्याल है अमीर अब्बास, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप इनकी कह रहे हैं ना कि इनका दमखम और ये सारा, पहले तो हम इसकी बात कर लें ना कि इन्होंने एक बड़ा वो कहा था कि जरदारी साहब ने कहा था बस काफ़ी हो गया है, हम आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मॉरल रीज़न टू कम टू इस्लामाबाद एंड सिट डाउन एंड प्रोटेस्ट अबाउट इट। कोई ना कोई तो मॉरल रीज़न होना चाहिए ना। इसका ये तो मॉरल रीज़न नहीं है कि आप हमारे जो माशाल्लाह लीडरान हैं इनको आज़ाद करें। आई एग्री विद यू, ये मैं कभी भी नहीं, जो गलत काम होता है आपको पता है, मैं तो आके टॉक शोज़ में भी कहती हूँ कि ठीक है गलत हुआ है। जो पुलिस के इस वक्त हमारा पंजाब में हालत है उसको कभी मैंने ना मैं इनकारी करती हूँ, और मेरा ख्याल है पुलिस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब इज़ टेकिंग स्टेप्स ऑन इट। हम बतौर कैबिनेट उनको टोटली सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क के अंदर ये पुलिस गर्दी जो है उसको कभी भी हम फ़रोग होने दें या उसको हम इनकरेज करें, और हर तरीके से कोशिश करेंगे कि ये हालात इनके बेहतर हो। अब बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ रह गया, देखिए जी, अगर इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस हर चीज़ में होता तो आपका क्या ख्याल है 1 साल के अंदर कोई ऐसी हमने तोप चला दी कि जिसकी वजह से सारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, सब इंडस्ट्री बंद हो गई, सब चीज़ों का बेड़ा गर्क हो गया। मैं आपको बताती चली जाऊँ, कहती जी इनके वक्त में आके इतने मजदूर, इन मजदूरों की तो बेचारों के मसले मसाइल आज से नहीं, ये जब से हमारी हुकूमतें माशाल्लाह दोनों आई थी तब से ही शुरू हो गए थे। सिर्फ फैसलाबाद ही में से 20 लाख मजदूर जो थे बेरोजगार हुए थे पिछली हुकूमत के अंदर, इस वजह से कि लूम्स बंद हो रहे थे। आपके सामने था कि ट्रेड डेफिसिट कहाँ से कहाँ तक पहुँची। वो क्या आपका ख्याल है हमारी हुकूमत में हुआ? ठीक है, हमने भी इट विल टेक सम टाइम फॉर द इकॉनमी टू टर्न अराउंड व्हेन इट इज़ इन अ कंप्लीट शैम्बल्स। मैं तो आते सारी आपको ये बताया था कि इतने बड़े हमारे सर के ऊपर ये बोझ छोड़ गए, यानी हमारे क्या कहते हैं 100 अरब के तो डिसऑनर्ड चेक ही छोड़ के गए थे, बाकी बातें तो छोड़े। 100 अरब के कभी किसी ने सुना है कि कोई हुकूमत डिसऑनर्ड चेक छोड़ जाए? बिलावल साहब की खुद एतमादी दारी थी, लेकिन वही जो मेरा आगाज में सवाल था, शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बिलावल साहब ने कोई इतनी खुद एतमादी थी, वो कहते थे कि मैं लात मार के भी इस हुकूमत को गिरा सकता हूँ। हालांकि ये बहुत प्री मैच्योर था ये कहना। वो क्या कहते थे, दिखाएं साहब। अगर सदर ज़रदारी इजाज़त दे, हमें सदर ज़रदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। बस सदर ज़रदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। जरदारी साहब की इजाज़त से हुकूमत को जेल भेजना था, लेकिन शूम ये किस्मत के जरदारी साहब को ही जेल में जाना पड़ गया। अब जरदारी साहब की भी खुद एतमादी थी, वो ज़रा दिखा। इनसे जान छुड़ा के फिर दोबारा मुल्क को बनाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे। आपका साथ रहा, आवाम का साथ रहा, तो हम इन सबको
जल्दी घर भेज के और इंशाअल्लाह इनसे जान छुड़वा के हम आपको अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। इतने कॉन्फिडेंट थे जरदारी साहब कि वो पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना चाह रहे थे, एक साल इंतखाबात से ठीक एक साल के बाद ही। लेकिन सिचुएशन यकसर तब्दील हो गई है। शेख साहब, ये ऑपोजिशन में किस में से किसने एक दूसरे के साथ दगा किया है कि ये आप लोग अलहदा खड़े हैं? शहबाज शरीफ साहब की तो आवाज़ ही नहीं आ रही पिछले एक महीने से। पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमने मौलाना साहब के साथ शामिल नहीं होना, मौलाना साहब इधर आ रहे हैं, जमात इस्लामी अलहदा हो चुकी है। अमीर अब्बास, मैं हैरान हूँ कि आप जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं ना, वो भी चंद बंदों का ही नाम लेते हैं कि वो इधर हो गए, वो उधर हो गए। 22 करोड़ हमारे लोग हैं, 22 करोड़ लोगों की मैं सवाल सिंपल पूछूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा या यास्मीन साहब जवाब दे दें। बड़ी ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ खातून है और मेरा उनसे बड़ा अच्छा रिलेशन है और बड़ी सही वो बात करती हैं यास्मीन राशिद। मुझे ये बताएं कि जब से ये आए हैं 325 अरब डॉलर हमारी इकानमी थी, आज 275 अरब डॉलर हुई या नहीं हुई? 50 अरब डॉलर 50 अरब डॉलर निकल गए। अच्छा, हमारा स्टॉक एक्सचेंज 90 अरब डॉलर था, उसकी कैपिटलाइजेशन। मैं अगर गलत है तो कह देना गलत है। 50 अरब डॉलर रह गए, 40 अरब डॉलर चला गया। इनकी हुकूमत में मैं क्योंकि फाइनेंस कमेटी में चेयरमैन था, अभी ये जब इनकी हुकूमत आई 1 साल से, वही असद उमर हमारे साथ से बड़ी बातें करते थे ना। मैंने पूछा ये नहीं, मैंने उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, मई में मैंने उनसे पूछा कि आप तो सिर्फ ये अभी भी यास्मीन राशिद साहब कह रही है ना कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ बजट डेफिसिट यानी बजट के खसारे के ऊपर भी कोई गौर कर रहे हैं? उनका जी कहता साहब आप ये रिकॉर्ड की बातें हैं जो आप देख सकते हैं। उनके कहता साहब मुतमईन रहें 7% नहीं होगा। ये मैं आपको मई के एंड की बातें या मई के मिडल की बात कर रहा हूँ, उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे वो। उनका जी कहता साहब 7% नहीं होगा, ये रिकॉर्ड है। हुआ क्या? अच्छा, फिर बजट में जो नए वज़ीर ख़जाना आए उन्होंने हमें ये कहा कि 7.1% रहेगा लास्ट ईयर का, 7.1% खसारा। अब जून की बातें कर रहा हूँ, जिस वज़ीर ख़जाना को ये नहीं पता 7.1% 3100 अरब खसारा बनता है, वो 4000 अरब हो गया है। बाद में खुद पता लगा जून में ही, कोई बाद में। जिस वज़ीर ख़जाना को ये बैठे हुए नहीं पता कि 3100 अरब खसारा है, ये 4000 अरब है, उनको ये लोग बता रहे हैं। ये हुकूमतें चलती हैं। मैं देखो मैं तो इनके लिए विश करता हूँ, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाएं। इनकी कामयाबी पाकिस्तान, मुझे बताओ तो सही, इनको कोई पता भी है? शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये आपकी विश सुन ली तो नहीं सुन लें जी। मैं तो मुल्क की विश की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी पार्टी से कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ नहीं होंगे, वो भी मुल्क के लिए, वो भी चाहते हैं कि मुल्क की नहीं, वो भी विश, उनकी भी ये विश है कि इमरान खान कामयाब हो जाए। जी मेरी तो बहरहाल विश है कि मुल्क कामयाब हो जाए। जो भी मुल्क की हुकूमत है, ये बने हैं, इलेक्ट हुए हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, ये कामयाब। मैं कहना ये चाह रहा हूँ जिनको यही नहीं पता, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। बजट में इन्होंने कहा है कि 7.2% इस साल रहा है खसारा, वो 15 दिन महीने बाद उसी दौरान 8.9 हो गया, यानी 800 अरब रुपए बढ़ गया। 3100 से 3900 अरब खसारा हो गया। जिनको ये पता हो चुका था और इनको पता नहीं था। मुझे बताए किस तरह हुकूमत कोई हुकूमत इस तरह चल सकती है? क्या वज़ीर ख़जाना करेगा? क्या हम बैठ के कर क्या रहे? इस हुकूमत को है मकसद क्या? जिनको वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं था कि डिवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जो मैं हैरान। शेख साहब बिल्कुल ये हालात है। सिर्फ 2-3 सवाल ही मैंने किए ना। ऑपोजिशन एक उठी थी बड़े कपड़े झाड़ के, दस्तार रख के सर पे, वो किधर गई? वो मसल्स दिखा रही थी, वो ऑपोजिशन किधर है? जी अपोजिशन तो आपके सामने आज भी मौजूद है। कोई एक आदमी भी, ये बार बार कहते ये आप बताएं ना शाह साहब कि आप ये नहीं आपने सुना कि अपोजिशन ये पार्टी टूट गई, ये पार्टी इससे बखरे हो गए। कोई एक MNA का नाम बता सकते हैं आप जो हटाओ? कोई 13 महीने तो गुजर किसी को तोड़ नहीं सके, तो तोड़ नहीं सके। अब अपोजिशन और नजर क्या नहीं, क्या इसका मतलब ये है, मैं जो जानना चाह रहा हूँ ना, अब क्या इस हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी हो गई है कि आप लोग साइड पे होकर बैठ गए कि भैया अब हम किस बात पे बाहर निकलें, या असल वो जो केसेस हैं आप सारों की लीडरशिप के ऊपर, ये उसकी वजह से अब आप बैठ गए कि चलें हम अब ये ना हो कि हम बाहर निकलेंगे तो फिर मामला और खराब होगा? केसेस भी देखें ना, कोई जायज़ केस हो ना। नैब को देखें, ये कह रहे नैब इनके हाथ में तो नहीं है, इनको पहले पता लग जाता है कि फलां बंदा जो है वो अंदर होने वाला है। अब ये तो अच्छा चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, मैं इनकी क्या बात करूं?
चीफ जस्टिस साहब ने कल का जो बयान है जो मैंने देखा, मैं तो समझ मुझे नहीं आ रही। वो कह रहे हैं जो एहतसाब का अमल हो रहा है इससे सारा शक शुबा हो रहा है, ये वो कह रहे हैं होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अब हो नहीं रहा, वो कह रहे हैं चीफ होना नहीं जस्टिस चाहिए। ऑफ चीफ पाकिस्तान कंसर्न तो आप मुझे बताइए, कंसर्न है तो उसके हाँ। बाद अब कोई चीज मैं क्या कहूँ, तो क्या अपोजिशन क्या करे? अगर हर एक आपको उसकी पगड़ी उछाल एक तरफा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ ना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं पॉलिटिक्स में आ ही गया हूँ, मेरा ये ख्याल था कि मैं कोई कंट्रीब्यूट करूँगा, कोई कारोबार की बातें करूँगा, कोई यहाँ मुल्क की मईशत में कोई मशवरा दूंगा, अगर मुझे ये डर, मेरे फैमिली 135 साल से बिजनेस में, अगर खुदा ना खास्ता मैं वाकई इस बात से मैं अपनी इज्जत से डरता हूँ ना, मेरी इज्जत है, मेरी अगर 135 साल की बिजनेस हमारी फैमिली का रेपुटेशन है, अगर मुझे ऐसे ही पकड़ लिया जाए और कह दिया जाए कि नहीं ये सजा हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई पता ही नहीं लग रहा ना क्या हो रहा है। जो अभी तक आपको नोटिस मौसूल हुआ नैब का? मुझे कोई नोटिस, अल्लाह अगर 13 महीनों में नहीं आया तो अल्लाह ना आपने कुछ गलत नहीं किया होगा ना? किसने गलत किया? अच्छा, ये जो वादा मुआफ गवाह बने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका बयान ले लीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि जो बड़ी क्लियर, वो कह रहे हैं ना कि क्लियर नहीं, जो कुछ एहतसाब कह रहे हैं एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये तो कह बिल्कुल सही। उसके बाद क्या बात रह गई? दारेजो साहब, एक तो ये कि देखिए ना, ये जो वादा मुआफ गवाह बन रहे हैं, आपके खिलाफ कोई वादा मुआफ गवाह नहीं आया, शेख साहब के खिलाफ नहीं आया। अब अगर कल नदीम अल्ताफ सिंध बैंक का सरबरा, वो हुसैन लवाई, वो कह रहा है कि वो जरदारी साहब के फ्रंटमैन थे, उनके खिलाफ वो वादा मुआफ गवाह बन गया है और अदालत ने उसको रिहा कर दिया है, तो अब ये चीजें तो मौजूद है ना कहीं ना कहीं पे ना, ये खुद से तो नहीं कोई नैब बना सकता ये सारे केस। देखें, पहले तो मैं आपके पहले सवाल पे आऊँगा कि अपोजिशन मुतहद नहीं। देखें, अपोजिशन ने हर इशू पे बात की है, जो भी इनकी नाकामियाँ हैं उसको आवाम तक उन्होंने पहुँचाया है, जो भी इश्यूज़ हैं अपोजिशन ने स्टैंड लिया है। इवन आप देखें, चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कह दिया है कि जो पॉलिटिकल एहतसाब अमल में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है उस पर हमें तशवीश है। ये देखें, एक ख़तरनाक ट्रेंड चल पड़ा है। आप जब इदारों के अपने ज़ाती मफाद के लिए या पॉलिटिकल गेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये एक मुल्क के लिए ख़तरनाक है। दूसरा, आपने इनकी कारकर्दगी के बारे में बात की, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने 27 मिनिस्टर्स को रेड नोटिस जारी किए हैं। मैं तो कहता हूं पहले प्राइम मिनिस्टर अपने आप को दें कि भाई वो 27 मिनिस्टर आपने इंडक्ट क्यों किए, क्योंकि इंडक्ट करने वाले ही आप हैं। तो आप आज 13 महीने के बाद कह रहे हैं कि उनकी कोई कारकर्दगी नहीं, आप उनको रेड नोटिस जारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि देखें, आप पीपल्स पार्टी ने हमेशा एहतसाब को फेस किया है, अकाउंटेबिलिटी फेस की है, आज से नहीं, शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चलती आ रही है। कभी आपने ये भी सुना था कि आसिफ अली जरदारी के पता नहीं उन्होंने कितने मर्डर किए, 30-40, और किसी की टांग में बॉम्ब रख के उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, उसमें भी वादा माफ गवाह बने, पता नहीं क्या क्या। आखिर सच साबित आता है, सच साबित होता है। आपने 13 साल 11 साल उनको जेलों में रखा, फिर क्या हुआ? देखें, हम चाहते हैं एहतसाब हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, सबके लिए हो। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हो रहा है, वो नून लीग के लिए हो रहा है, वो तहरीक इंसाफ के लिए भी होना चाहिए। वो जो रेफरेंसेस उनके अगेंस्ट चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ में जो बैठे हुए लोग हैं, वो उनके लिए भी होना चाहिए। ये ना हो कि दूसरी पार्टी नून लीग या पीपल्स पार्टी से लोग जो छोड़ के तहरीक इंसाफ में जाए, वो दूध के धुले हो गए और बाकी सब करप्ट हैं। तो मेरा अर्ज़ ये है कि जब तक एहतसाब या ये चीज़ें क्रॉस द बोर्ड नहीं होंगी, ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। राइट, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। देखिए, फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर हैं, उनके खिलाफ उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दारेजो साहब एक केस हो गया है और वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, केस मेंटेनेबल हो चुका है। अब ऑपोजिशन जो है वो जाए और फवाद चौधरी साहब के खिलाफ अगर कोई सबूत शवाहिद मौजूद हैं तो वो पेश करे अदालत में। वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे हैं, एक अहम पिलर है इस गवर्नमेंट के। जाए ऑपोजिशन उनके खिलाफ अगर कोई सबूत है। देखें, उनके केस के बारे में मुझे पर्सनली कोई नॉलेज नहीं है, क्या केस है। आई मीन ज़रूर कोई तो गया है, ज़रूर उनके पास सबूत होंगे और यकीनन वो अदालत में पेश करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये नहीं है सिर्फ कि अपना फवाद चौधरी या कोई और भी लोग बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ में जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और भी लोग हैं जिनके ऊपर रेफरेंसेस चल रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया जाता, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? क्यों सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद 149 ट्यूशन पाकिस्तान के आइन के का आर्टिकल 149 क्लॉज 4 उसको इन्वोक करने की जो बात हो रही है और इसकी तरफ खुद इशारा दिया वफाकी वज़ीर कानून ने, किस बुनियाद पे वो ये कह सकते हैं जबकि 149(4) के अंदर कचरा कहीं नहीं आता, उसमें पीस या इकॉनमी के हवाले से बात आती है। और अगर पीस और इकॉनमी का इशू है तो वो तो पूरे पाकिस्तान का इशू है, वो सिर्फ कराची का कैसे हो सकता है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम साहब ने आर्टिकल 149 के बारे में आज उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई वो कह रहे हैं कि मैंने कोई तजवीज़ नहीं दी, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उन्होंने कहा, दिखाएं ज़रा। राइट डॉक्टर साहबा, 149 सब क्लॉज 4 ये क्या कहती है? ये एक्सरसाइज किया जा सकता है, आइन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एनी ग्रेव मीनेस टू द पीस और ट्रैंक्विलिटी। ये पहले हो सकता था जब पीपल्स पार्टी आई थी 2008 में, उस वक्त कराची के हालात ख़राब थे, उस वक्त किया जा सकता था। और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पाकिस्तान, ना तो कोई इकोनॉमिक लाइफ के साथ कोई कचरे का कोई डायरेक्ट ताल्लुक है डॉक्टर साहबा, और ना ही कोई पीस या ट्रैंक्विलिटी की खुदा ना खास्ता इतनी बुरी हो गई है कि 149 को इन्वोक किया जाए। मेरा ख्याल है अमीर अब्बास, जहाँ तक ताल्लुक है ये फ़रूग नसीम ने जिस तरह प्रोग्राम में आपके बात की है, इट ही इज़ गिवन हिज ओपिनियन एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द गवर्नमेंट आल्सो। लेकिन आप मुझे बताइए, कराची का जो हाल हुआ है, इंसान को शर्म आती है देख के कि यहाँ इंसान रहती है। आप देखिए कि हम एक तरफ अपने आप को मुसलमान कह के निस्फ सफाई हमारा, यानी निस्फ ईमान हमारा सफाई है। बिल्कुल सफाई का आलम ये है कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मक्खियाँ इतनी भिन भिना रही हैं कि कोई हिसाब किताब नहीं है। और इट इज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फ्लाइज। आई होप यू नो दैट कि एक बाकायदा तखल्लुस मिल गया है कराची को, इट्स अ कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फ्लाइज। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, कब हुकूमत होश लेगी उधर की और कब इसकी सफाई होगी। एक आम आदमी की ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किलात आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जितनी इस गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, उस आपको भी पता है और मेरे साथ मेरे जितने दोनों भाई बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि गंदगी से कितनी बीमारियां फैलती हैं और इसका कितना बड़ा नुकसान होता है। आप मक्खी, मच्छर, हर किस्म का गंद जो है वहाँ आपको नज़र आता है और उन्हीं में बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं। इन बड़ी अफसोसनाक हालत हुई हुई है और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को तो इसके ऊपर वो वाली बात है कि एवरीथिंग असाइड, इट वाज द शोकेस। कराची वाज कंसिडर्ड टू बी अ सिटी ऑफ लाइट्स, यानी लोग जाते थे कराची देखने के लिए। कराची का जो आलम हुआ है तो इसके ऊपर क्या जो अपनी सूबाई हुकूमत है उसने कुछ नहीं करना इसके बारे में। और अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्या हम भी सारे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और कुछ भी ना करें? क्या आपका क्या ख्याल है कि कराची के जो हालात हैं उससे लोग खुश हैं? एंड डू यू कॉल दैट ट्रैंक्विलिटी? ये ट्रैंक्विलिटी है विद द अमाउंट ऑफ फिल्थ विच इज़ लाइंग अराउंड। और मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि आई एम नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन इट। मुझे दिल से तकलीफ़ होती है जब मैं गंद देखती हूँ। अगर गंद कहीं भी देखूँ, मेरे अपने शहर में हो तो तब भी तकलीफ़ होती, कहीं और देखूँ तो तब भी तकलीफ़ होती है। लेकिन कराची जैसा शहर जो एक इतना अच्छा और ख़ूबसूरत शहर हुआ करता था, जिस शहर के अंदर हम शौक़ से देखने जाया करते थे, वी यूज्ड टू कॉल इट एज एन एग्जाम्पलरी सिटी ऑफ पाकिस्तान, कायद का कराची, उसका क्या हाल बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये तो एवरीथिंग कांट बी जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड। ईदर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ टू टेक सम वेरी कॉन्क्रीट स्टेप्स टू इंश्योर कि ये सारी गंदगी ख़त्म होगी, वरना फिर आपका ख्याल है कि जो वफाकी हुकूमत है वो खामोश बैठी रहे, फिर कल आप कहेंगे वफाकी हुकूमत क्या कर रही थी। राइट दानिजू साहब, अब अगर आप नहीं करेंगे, 11 साल से आपकी हुकूमत अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की 72 सालों में किसी भी जमात की जो 11 साल से मुसलसल किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर हुकूमत कर रही हो, एक पार्टी। अभी 4 सितंबर 2019 को एक सर्वे आया, कराची दुनिया के लीस्ट जो लिवेबल शहर हैं, काबिल रिहाइश जो शहर हैं दुनिया के 10 सबसे पसमानदा उनमें शामिल है। अभी कल या परसों सर्वे आया जिसमें आया कि चर्च के इस्तेमाल में कराची दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर चला गया है। इसी तरह से जो डर्टीएस्ट सिटीज़ हैं
उनमें भी ये दुनिया के 10 बड़े शहरों में आ गया। इसी तरह से जो स्लम एरियाज हैं जिस तरह औरंगी वगैरह की कराची के, वो दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर है। भाई कोई सर्वे कोई ऐसा भी तो आया ना दरेजो साहब जो कह गए कराची के लिए कोई तालियां भी तो बज रही हो ना दुनिया में। अब वो कह रही है कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो क्या फिर बाकी सारा पाकिस्तान हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे कि 2 करोड़ का शहर है, इनको रहमो करम पे छोड़ दें गंदगी। देखें, मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कल की जो फेडरल मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई 149 की, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। ये वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनको अवाम ने कराची में ठुकरा दिया है, जिन्होंने हमेशा कराची पर हुकूमत की। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज कराची की बात करने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कराची को क्या दिया? आपने भत्ता कल्चर कराची को दिया, आपने क्लैशनकोफ कल्चर कराची को दिया, आपने तालीम कराची की तबाह आपने की। आज आप कहते हैं कि कराची के साथ जुल्म हो रहा है। हाँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, और मैं इसमें नवाज़ शरीफ साहब को भी क्रेडिट दूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत, ख़ुसूसन सूबाई हुकूमत और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस रेंजर्स, इनको जिन्होंने इस कराची में अमन कायम किया, जिन्होंने कत्ल गारत बंद की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस हुकूमत से, इन इश्यूज़ में जाने की क्या ज़रूरत है? कभी 149, आप कभी जुडिशरी पे हमला करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर साहब पे रेफरेंस दायर करते हैं। आप ये कर क्या रहे हैं? आप अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाते? आपको अभी कराची की बड़ी फिक्र है। मैं बताऊं, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। कराची में आप देखें, ये ज़रा फैक्ट्स भी देखा करें। धारेजो साहब, आप उनसे परफॉर्मेंस का सवाल कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है, वो आपसे परफॉर्मेंस का सवाल कर रहे हैं। गंदगी पे वो आपसे परफॉर्मेंस। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरे भाई, मेरी बात सुने। इस वक्त कराची में पंजाब से भी लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, KPK से भी, बलोचिस्तान से भी लोग आए हुए हैं। उसके बावजूद कराची सिंध गवर्नमेंट हर पूरी अपनी कोशिश कर रही है अपने वसाइल में रहते हुए कि कराची के जो भी प्रॉब्लम्स हैं हल करें। आपको ये भी पता है, मैं डॉक्टर साहबा से ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में लाहौर हो या दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, वहाँ बलदियाती इदारों का क्या काम है? जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उनका क्या काम है? क्या वो सफाई शहर की नहीं करवाते? क्या उनका काम नहीं है कि शहर की वो जो सफाई हो? और जाम भाई, आपको बता दूं कि मेयर कराची ने, जाम भाई, मेयर कराची ने 149 की सपोर्ट कर दी है। उन्होंने कहा है, मेयर कराची ने कहा अगर 149 इन्वोक होता है तो हम साथ हैं। अरे भाई, मेयर कराची तो चाह रहे हैं कि हर इदारा मेरे हवाले कर दो, लैंड यूटिलाइजेशन भी मेरे हवाले कर दो, एजुकेशन भी मेरे हवाले कर दो, जिस तरह मुशर्रफ के टाइम में था। वो चाहते हैं कि सारी सिंध गवर्नमेंट मेरे हवाले कर दो, उनके वसाइल भी मेरे हवाले कर दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ 50 आदमियों की ज़रूरत है, आपने वहाँ 500 बंदे रखे हुए हैं। आप ये बताएं कि सेंट्रल अपना डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपने बलदियाती इदारों में लोग कितने भर्ती किए हुए हैं जो काम करने के लिए भी नहीं आते, जो सिर्फ तनख्वाह उठाते हैं। देखें, कराची के ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको सॉल्व इन्होंने ही करना है, लेकिन ये नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें पैसा मिलता जाए और हम चुप करके बैठे रहें। तो ऐसा तो नहीं होगा। गवर्नमेंट जो भी सिंध गवर्नमेंट करेगी अपने रिसोर्सेज में रहते हुए इनकी मदद करेगी। लेकिन अगर ये चाह रहे हैं कि सारे पावर, सारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको दी जाए, तो ये मैं नहीं समझता सिंध गवर्नमेंट कर पाएगी। अच्छा, दरेजो साहब, कैसर अहमद शेख साहब मोस्ट रेलेवेंट आदमी इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं कराची पे बात करने के लिए। ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं और एक पाकिस्तान के मारूफ सनतकार भी हैं। तो शेख साहब, दिल कुड़ता है, ये छोड़ दें कि अभी इस वक्त आपके पीपल्स पार्टी के साथ दिल मिले हुए हैं, नून लीग के दिल मिले हुए हैं, दिल कुड़ता है कि नहीं कुड़ता कराची के हालात? मैं कभी भी गंदगी को देखिए, मैं कभी भी पार्टी की बात मैं समझता हूँ, बल्कि हमें ये जो प्रोग्राम करने चाहिए ना, ये करने चाहिए इशूज़ पे और मुल्क की बेहतरी के लिए ना। मैं कराची में रहता हूँ 60 साल से, 55 साल से। मेरी फैमिली का बिजनेस पार्टीशन से पहले से कराची में है। और वहाँ जैसे आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का देखिए, वो कराची बहुत गंदा हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन और बहुत जो हालात आपने बताए, बजाय उसको मैं रिपीट करूं, मेरी बहन जो यास्मीन राशिद साहबा ना, बड़ा उन्होंने बात की, लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात करना चाहता हूँ। मैं कराची भी रहता हूँ, चनियोट का मैं मेंबर हूँ नेशनल असम्बली में, चनियोट में होता हूँ। पंजाब का हिस्सा है ना, हमारी हुकूमतें ही रही, हमारी हुकूमतें भी रही, आज 1.25 साल होने वाला है इनको भी।
जो चिन्योट में गंदगी है, चलो कराची में तो है और बेहतर होना चाहिए बिल्कुल। सेफ प्ले कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पे आप, सेफ प्ले कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी बहन को, ये आ चुकी है मेरे शहर में, आ चुकी है, आप तो जाते रहते हैं, आप जाते रहे, जो मेरा घर है ना MNA का, उसके रोज उसके आगे मेरे घर के पास सामने कूड़ा डंप होता है, मेरे दरवाजे के ऊपर कूड़ा पड़ा होता है, रोज मैं कहता हूँ कोई उठाने वाला नहीं। ये अच्छा, वो तो 10 साल से आपकी हुकूमत थी ना, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो चिन्योट में कोई सिस्टम बनाया शहबाज शरीफ साहब ने? कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में बनाया? पंजाब के 36 जिले हैं, कहीं कूड़ा उठाने का सिस्टम बनाया सिवाय लाहौर के अंदर जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसमें भी स्कैंडल आ गया। सिस्टम तो देखिए ना रोज, तो डॉक्टर साहब कहां से जवाब देंगे? बल्दियाती अदारे और उनके पास तो है ना, लेकिन कोई भी कहीं काम नहीं। हमारे मुल्क में देखिए ना, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ पार्टियां रही ना, यहाँ पे तो फौजी हुकूमतें भी रही, पीपल पार्टी भी रही, हमारी हुकूमत भी 10 साल मुस्लिम लीग की भी रही। पीपल्स पार्टी तो खैर पंजाब में एक अरसा हो गया ना, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो या आपकी हुकूमत थी। आप बताइए कि एक तारीखी शहर है, आप 2000 साल पुराना शहर है, अभी वहाँ नालियाँ बह रही हैं, वहाँ गंदगी है। हम पता नहीं कर क्या रहे, हमने कहीं भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, हमने अपने आप को कहाँ पहुँचा दी है। कराची वाकई रहने वाला शहर नहीं रह गया। कराची एक साफ सुथरा शहर होता था, कराची को लोग देखने आया करते थे, सही बात कर रहे हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम सबको मिल के कोई हल निकालना है। 149 आप कराची में तो लगा देंगे, या तो क्या फिर आप चिन्योट में नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है, ये तो हुकूमत आपकी है, तो हर जगह लगा दें। ये बड़ा पर्टिनेंट, डॉक्टर साहब बड़ा पर्टिनेंट सवाल है ये जो इन्होंने पॉइंट रेज किया आपसे, कि इससे बेहतर कि आप 149 इन्वोक करें या आप गवर्नर रूल लगाएं या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करे। इससे बेहतर आपको यह करना चाहिए था कि आप पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करते और आप उसको रोल मॉडल बना देते पूरे पाकिस्तान के लिए, और आप कराची वालों को शर्म दिलाते कि ये देखो हमारा बक्कर, लिया, मुल्तान, मियां वाली ऐसे होते हैं शहर साफ। आपने ये नहीं किया, आपने कहा चलो जी चढ़ाई कर दो सिंध पे। मेरा ख्याल है अमीर अब्बास जो सबसे बड़ा शहर है इस वक्त पंजाब का, वह लाहौर है, और लाहौर की भी आबादी तकरीबन उतनी बड़ी हो गई है जितनी इस वक्त कराची से थोड़ी सी कम ही रह गई। इस मरतबा ईद पे कोई बंदा गवाही दे दे कि इस मरतबा ईद पे जो इस मरतबा कुर्बानी की ईद थी, अगर किसी ने किसी किस्म की कोई गंदगी किसी तरफ, कोई लाशा किसी तरफ, कोई खाल देखी हो, सही, तो मैं देनदार हो जाऊँ। एक बहुत बड़ी एफर्ट की गई, हम सारे उस एफर्ट के अंदर शामिल थे, हम सारे मिनिस्टरों की बाकायदा ड्यूटी लगी हुई थी। अब हमने इंश्योर किया था, इलाके दिए गए थे हमें इंश्योर करने के लिए कि सफाई हो, और एक एफ़र्ट किया गया और पूरा लाहौर इतना साफ़ सुथरा था कि लोगों ने इस बात के ऊपर कमेंट पास किया। देखिए, मैं कैसर साहब की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन। मैं कोई इस बात की तनकीद नहीं कर रही कि क्योंकि कराची है और पीपल पार्टी की हुकूमत है। मकसद ये है, कराची उतना ही पाकिस्तान का शहर है जितना लाहौर है या रावलपिंडी है, और मैं मानती हूँ उनकी बात। चिन्योट की भी ये बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। अब जहाँ तक सेहत का मसला है, मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि चिन्योट के हालात बेहतर किए जाएँ। बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हालात पहले बेहतर नहीं थे और हमारी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर जब भी ब्लेम डालेंगे, ये बात तो आप नहीं भूल सकते ना कि कराची इज़ बेसिकली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ सिंध, और सबसे बड़ा शहर है, एंड इट इज़ योर पोर्ट। सबसे बड़ी बात है आपका पोर्ट सिटी है, और सारी दुनिया की नज़र उस पोर्ट के ऊपर होती है। तो हमें कम से कम सबको एफर्ट करना चाहिए, और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, वी शुड ऑल मेक एन एफर्ट टू इंश्योर कि कराची साफ हो। अच्छा, क्या आपका डॉक्टर साहब सॉरी, देखिए एक है डॉक्टर साहब, एक एफर्ट, आपने बड़ा मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया कि एफर्ट की पॉजिटिव कॉनोटेशन है। एक है एफर्ट, एक है हरास करना। सिंध गवर्नमेंट थोड़ी हरास होना शुरू हो गई कि आपको चढ़ाई करना चाह रहे हैं वहां पे, आप एफर्ट करें ना। मेरा ख्याल है कि अब किसी ने कोई हरासमेंट की बात नहीं की। आपको पता है कि पूरी कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरीके से शहर साफ हो जाए। हम पिछले दिनों अपना जैदी जो थे वो कोशिश कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये एक ही दो बंदे या 10 बंदों का काम नहीं है, ये तो जब तक सारा कराची मिल के और सारी पार्टियां मिल के इसकी सफाई नहीं करेंगी तो ये शहर साफ नहीं हो सकता। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये जो एफर्ट का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, इसी लफ्ज को हमें फोकस करना चाहिए और एफर्ट होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब पंजाब के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है फेडरल गवर्नमेंट, केपी के अंदर इन्होंने बीआरटी खोल के रख दिया, अभी तक उसको बंद नहीं किया जा रहा। ऐसे हालात में अगर ये हुकूमत कोई इस किस्म का एडवेंचर करेगी तो
सिंध के साथ अच्छा बुरा जो भी होगा इस हुकूमत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा मुस्तकबिल में। एफर्ट होनी चाहिए, हैरास नहीं होना चाहिए, करना चाहिए इस गवर्नमेंट को। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।